Good morning to all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So we were solving exercise 5.1. Three types of questions were discussed. पहला टाइप कौन सा था? कॉमन डिफरेंस इन फर्स्ट टर्म देके एपी बनवाएगा. सेकंड टाइप कौन सा था? एपी देके कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकलवाएगा. और थर्ड टाइप कौन सा था? आइडेंटिफाई करवाएगा कि ये एक एपी है या नहीं. ये तीन तरह के क्वेश्चन क्लियर है सबको. बच्चे भी क्वेश्चन सबने घर पे ट्राई किए होंगे. अब इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम है. वर्ड प्रॉब्लम्स में हमको क्या करना है कि वर्ड प्रॉब्लम्स जैसे पिछले चैप्टर में क्या करते थे, वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम से एपी बनाएंगे. ठीक है. और फिर ये भी आइडेंटिफाई करना है कि उस वर्ड प्रॉब्लम से जो आपने सीरीज बनाई है वो सीरीज एपी बनी है कि नहीं बनी है. ठीक है. मान लो वो एपी ना भी बनी तो भी वो सीरीज तो होगी. सीरीज मतलब समथिंग इज प्रोग्रेशन, कोई प्रोग्रेशन में है. ठीक है, वो सीरीज होगी. बट वो एपी वाली सीरीज होगी या नहीं होगी, दैट इज नॉट कंपल्सरी, है ना. तो वो हमको डिसाइड करना है कि वो है या नहीं. क्वेश्चन में यही है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस या स्टेटमेंट डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन, क्या लिखा हुआ है आगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. आपको चेक करके बताना है कि किस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है और किस में नहीं बन रहा है, एंड वाई. और बन रहा है तो क्यों बन रहा है, नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है. तो वाई का आंसर सिंपल सा है, कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो बन रहा है, और नहीं आ रहा है तो नहीं बन रहा है. तो कॉमन डिफरेंस इस वाई का आंसर देगा. कौन देगा? कॉमन डिफरेंस. चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन. द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. ये कह रहा है कि एक टैक्सी में आप बैठे, तो टैक्सी ड्राइवर ने शर्त रखी कि आपने मुझे कितने लोग हैं, कहते हैं ना बैठते ही कहते हैं सबसे पहले ऑटो रिक्शा टैक्सी में, भैया कितने लोग हैं वहां जाना है. तो वो कहता है कि पहले किलोमीटर, भाई एक ही किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो ₹15 किराया लगेगा. लेकिन एडिशनल और किलोमीटर्स अगर आप ट्रेवल करोगे, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो हर एक किलोमीटर का कितना चार्ज लगेगा? ₹8 लगेगा. अब यहाँ पे तो हम क्या फिक्स दूरी तय कर लेते हैं, 50 नहीं 40 देंगे हम. लेकिन जो सिटीज या मेट्रो सिटीज है वहां पे क्या होता है, वो मीटर से चलता है. तो मीटर में किलोमीटर ऐड होते हैं, उसके हिसाब से फेयर बढ़ता या कम होता जाता है ना. तो पहले किलोमीटर का ₹15, एडिशनल किलोमीटर का वो मीटर में ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर है. तो जैसे पहले किलोमीटर का कितना लगा, दूसरे का कितना लगा, तीसरे का कितना लगा, चौथा कितने लगा, तो वो एक सीरीज बनेगी. तो उसके अंदर जो नंबर्स इन्वॉल्व होंगे यानी जो टर्म्स इन्वॉल्व होंगी वो एपी वाली सीरीज बनाती है कि नहीं बनाती, वो अपने को चेक करके बताना है. क्लियर है क्वेश्चन सबको? ठीक है. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि फर्स्ट किलोमीटर का कितना लग रहा है, फर्स्ट किलोमीटर का कितना लग रहा है, ₹15. फिर सेकेंड किलोमीटर मान लो एक नहीं, आपको पसंद आ गई वो टैक्सी राइड, तो आपने कहा भैया 1 किलोमीटर और घुमाओ, आगे से घुमा के लेके आ. तो फिर 15 तो लग ही चुके हैं. ठीक है, 8 और लग गए. 15 तो लग ही चुके हैं, सॉरी 15 तो लग चुके हैं, वो थोड़ा ना लिखूंगा मैं. सेकेंड किलोमीटर के कितने लिखे वो बताओ आप, सेकेंड किलोमीटर के कितने लगे. सेकेंड किलोमीटर के तो 8 ही लगे. ठीक है, सेकेंड किलोमीटर के 8 ही लगे. लेकिन 2 किलोमीटर के तो 15 और 8 23 लगेंगे. तो फिर ऐसे मत लिखो फर्स्ट किलोमीटर सेकंड किलोमीटर, आप ऐसे लिखो कि एक ही किलोमीटर अगर ट्रैवल करूं, आप यहाँ पे सीक्वेंस मत डालो, आप यहाँ पे नंबर डालो. अगर आप एक ही किलोमीटर ट्रैवल करो तो आपका टोटल फेयर ₹15 लगेगा. ऐसे समझो चीज को. आपने एक नहीं, आपने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो अब 1 किलोमीटर का पैसा तो 15 लग गया, और एक एक्स्ट्रा किलोमीटर कितना लगेगा, 8. तो आप नंबरिंग से करो, 15 + 8, टोटल फेयर कितना लगेगा, 23. आपने कहा नहीं 2 नहीं 3 किलोमीटर चल रहा है मुझे, कितना चल रहा है, तो 2 किलोमीटर के 23 तो लग ही चुके थे, और एक्स्ट्रा एक एक किलोमीटर के 8 8 जुड़ते जा रहे हैं, तो कितना हो गया, 31. इसी तरीके से 4 किलोमीटर चलोगे तो 8 और जुड़ेगा. ठीक है. तो इस तरीके से 3 4 टर्म्स बना लेंगे. लो एक टर्म और बना लेता हूँ कि अगर 4 किलोमीटर का ट्रेवल करी मैंने डिस्टेंस, तो 31 तो 3 किलोमीटर तक लग चुके थे, 8 और जोड़ दिए, तो इट विल बी 39. तो अब जो ये नंबर्स इन्वॉल्व है इस सीरीज के अंदर, क्या ये एपी बनाते हैं कि नहीं बनाते, ये चेक करना है. तो देखो A1 तो हो जाएगा, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2 A3 एंड A4. 15 23 31 39 एंड सो ऑन, चलते जाओगे आप जब तक पैसे नहीं खत्म हो जाते हैं. तो A1 हो जाएगा 15, A2 हो जाएगा 23, A3 हो जाएगा, मतलब ये तो एक वर्ड प्रॉब्लम थी, अब इसको मैं एपी के नजरिए से देखने की कोशिश कर रहा हूँ. A3 हो जाएगा 31, A4 हो जाएगा व्हाट, 39. तो कॉमन डिफरेंस निकालोगे कैसे,
तीन तरीके से निकल सकता है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। तो A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। तो A2 माइनस A1 यानी 23 माइनस 15 कितना आएगा 8। A3 माइनस A2 करोगे तो 31 माइनस 23 भी कितना आएगा 8। और A4 माइनस A3 करोगे तो भी कितना आएगा 8। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है नीचे, तो हम क्या लिखेंगे, एयर कॉमन डिफरेंस इज सेम फॉर ईच केस, देयरफॉर द नंबर्स इन्वॉल्व्ड इन द गिवन सिचुएशन मेक एन एपी। खत्म। और अगर नहीं है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो नंबर्स इन्वॉल्व्ड डू नॉट मेक एन एपी। ठीक है, क्लियर है, डोंट मेक एन एपी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं इसका। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। भाई एक सिलेंडर है, ठीक है, एयर सिलेंडर है, मतलब गैस सिलेंडर मान लो ना, उस गैस सिलेंडर में से अपन एयर बाहर निकालते हैं, गैस बाहर निकालते हैं, तो उसमें एक वैक्यूम पंप डालते हैं खींचने के लिए। तो जैसे ही अपन डालते हैं तो एक बारी में वो उस सिलेंडर की 1/4 एयर को बाहर निकाल लेता है। जब भी अपन लगाते हैं, जैसे लगाया तो उस टाइम जितनी भी उसमें एयर प्रेजेंट है उसकी 1/4 तो उसने निकाल ली। ठीक है, क्लियर है। तो पहली बार लगाया तो कितनी निकलेगी, दूसरी बार लगाया तो कितनी निकलेगी, इस तरीके से जो नंबर्स इन्वॉल्व होंगे हमको पता लगाना है कि वो एपी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट ऑन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। तो आपको एपी बनानी है अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर से। उसमें जैसे किससे बनानी थी, टोटल टैक्सीफेयर से। इस पे किससे बनानी है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर से आपको एपी बना के देखनी है। तो अब शुरुआत में कितनी एयर प्रेजेंट है वो हमको नहीं पता, तो दो ऑप्शन है, या तो एक्स मान लो, और दूसरा ऑप्शन है एक्स नहीं मानना चाहते तो कोई भी नंबर मान लो, जैसे 1000 मान लो या 100 मान लो। और एयर ऑब्वियसली क्यूबिक सेंटीमीटर में हो सकती है, क्यूबिक मीटर में हो सकती है, आप क्यूबिक सेंटीमीटर मान लो क्योंकि वॉल्यूम है ना एयर। तो आप सेंटीमीटर क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब मान लो या 100 सेंटीमीटर क्यूब मान लो, उससे निकाल लो, या फिर एक्स मान के निकाल लो। कौन से तरीके से चलेंगे बताओ, बोलो। सेंटीमीटर क्यूब तो होगा, एक्स सेंटीमीटर क्यूब या 100 सेंटीमीटर क्यूब या 1000। 100 से फिर वापस डेसिमल में जाओगे, 1000 पे चलो, डेसिमल पे जाना है तो फिर एक्स एक्स ही मान लो, फिर 100 भी क्यों मान रहे हो, डेसिमल से बचने के लिए तो अपन 100 मान रहे हैं ना। तो अगर आप 100 भी मानोगे ना तो 1/4 निकालोगे, 25 निकल जाएगी, फिर 75 का 1/4 करोगे तो वापस क्या हो जाएगा, डेसिमल में चले जाओगे ना। इसलिए दो तीन टर्म्स हमारी विथआउट डेसिमल बन जाए, इसलिए थोड़ा बड़ा नंबर लो, 1000 मान लो। ठीक है, 10,000 भी मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं, लेट द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, let the air present in the cylinder in the starting या at the start, शुरुआत में जो, या इनिशियल भी लिख सकते हो, लेट द इनिशियल एयर प्रेजेंट, इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ही होता है ना। बी 1000 मानू, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब जब वैक्यूम पंप लगाया, ठीक है ना, तो 1/4 एयर निकल गई। कितनी एयर निकल गई, 1/4। तो एयर रिमूव्ड कितनी होगी, जैसे पहली बार ये वैक्यूम पंप मैंने लगा दिया यहाँ पे, लगा दिया, एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम पंप हो गया। तो रिमूव कितनी हुई, एयर रिमूव्ड, जितनी भी एयर है उसकी 1/4। कितनी एयर है अभी मेरे पास, 1000। 1000 की 1/4 कितनी हो जाएगी, 250 सेंटीमीटर क्यूब तो हो गई रिमूव, हो गई रिमूव। अब बची कितनी, तो रिमेनिंग एयर टोटल कितनी थी, 1000, निकाली कितनी, 250, बची कितनी, 750 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत। अब सेकंड टाइम वापस वैक्यूम पंप लगा दिया, तो अब वापस रिमूव होगी, जितनी बार भी लगाते रिमूव हो जाती है। अब कितनी रिमूव होगी, बची हुई की 1/4। वो वैक्यूम पंप क्या करता है, हर बार जितनी भी एयर बची होती है उसकी 1/4 निकाल देता है। तो अभी कितनी बची हुई है, 750, तो उसकी 1/4 ये क्या करेगा, निकाल देगा। तो उसको देखो सेकंड पोजीशन पे ही डेसिमल में आ चुका है वैसे ना, चलो निकालो डेसिमल में। तो 10,000 कर दूंगे उसको, 10,000 कर देता हूँ, हमारे क्या जाता है, डेसिमल से बचने की कोशिश करें ना हम। तो ये 2500 निकली, 7500 बच गई। ठीक है, तो 7500 इंटू ये 10,000, 7500 इंटू 1/4 करना जरा, 4 1 जा 4, 35,
4 8 जा 32, 1875 सेंटीमीटर क्यूब। ये रिमूव हो गई। अब कितनी बची? अब कितनी बचती है? कितनी थी पहले? 7500, उसमें से 1875 और रिमूव कर दो। ठीक है, तो कितनी बचेगी बताओ? 5625 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 बार कॉमन डिफरेंस निकल सकता है, 3 टर्म्स आ चुकी हैं। ठीक है, तो यहीं से हम चेक कर सकते हैं कि एपी बना रहा है नहीं बना रहा। नहीं तो चाहो तो एक केस और ले सकते हो, है ना? नहीं तो इतना भी सफिशिएंट है। अब सुनो, एपी वाले जो नंबर्स इन्वॉल्व होंगे कौन से होंगे? शुरुआत वाली एयर, एक ये, फिर बची हुई एयर, और फिर बची हुई एयर। क्योंकि उसने कहा था एपी बना के बताओ अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, उसने ऐसा नहीं कहा था अमाउंट ऑफ एयर रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेंडर। अगर वो कहता रिमूव जो कर रहे हैं उससे एपी बनाओ, तो कौन कौन से नंबर फिर शामिल होते हैं? फिर जो रिमूव किए वाले नंबर है वो शामिल होते हैं। दैट मीन्स ये रिमूव हुआ है, सेकंड टाइम ये रिमूव है, फिर एक केस और बनाना पड़ता, थर्ड टाइम। तो फिर ये वाले नंबर से मैं एपी ट्राई करता है और चेक करता है कि इन नंबर से एपी बन रही है कि नहीं बन रही। अभी किससे चेक करूंगा? जो बची हुई एयर है उससे चेक करूंगा। क्लियर है दोनों बातें? ना तो उससे एपी बनेगी ना उससे एपी बनेगी, वो चीज मुझे पता है, लेकिन सॉल्व करेंगे तो कौन से नंबर्स इन्वॉल्व करके अपन चलेंगे वो इंपॉर्टेंट है। उसने कहा प्रेजेंट इन द सिलेंडर, तो प्रेजेंट इन द सिलेंडर। उसने कहा रिमूव फ्रॉम द सिलेंडर, तो फिर रिमूव फ्रॉम द सिलेंडर। So right now we will consider 10,000, 7,500 and 1875 as an AP. 10,000, 7,500 और क्या था? 5625। AP है या नहीं वो तो पता नहीं है, पर ये सीरीज तो चल रही है कोई ना कोई, और ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज है, आप अगले साल पढ़ोगे। चलो देखते हैं। तो ये A1, ये A2 एंड ये कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 तरीके से निकालो, या फिर एक टर्म और लगाइए आपने तो 3 तरीके से निकाल लो। बेटर यही होगा कि आप 3 तरीके से निकाल के आना एग्जाम में। ठीक है, मतलब एक 4 टर्म्स एटलीस्ट निकालना। A3 माइनस A2, तो A2 क्या था? 7500 माइनस A1 क्या था? 10,000, और A3 क्या था? 5625, और A2 क्या था? 7500। तो यहाँ पे तो आ जाएगा माइनस का 2500, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1875। तो क्लियरली D is not same for the 2 cases, therefore the numbers involved in the given series do not make an AP। खत्म। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट नहीं है? बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है? यस सर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। द कोस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। डिगिंग का मतलब होता है किसी जमीन को खोदना। तो जब हम जमीन को खोदते हैं तो उसकी कोस्ट होती है, खोदने वाला भी पैसा लेता है, या मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हो तो उसका भी पैसा लगता है। तो ये क्या कह रहा है कि जब हम किसी वेल को, कुएं को खोद रहे हैं तो उसमें जो कोस्ट इन्वॉल्व है वो कोस्ट कितनी है? ये कहता है कि हर एक मीटर के हिसाब से, जैसे 1 मीटर खोदा, ऑब्वियसली शुरुआती मीटर की कोस्ट कम होगी, जैसे जैसे डेप्थ में चलते चले जाएंगे तो कोस्ट बढ़ती जाएगी। एक तो आप किसी मजदूर को बोलो कि जमीन सामने पड़ी खड्डा खोद दे, एक तो उसकी कोस्ट, और एक आप उसको बोलो नहीं 100 मीटर पहले नीचे उतर और फिर खड्डा खोद किया, तो ऑब्वियसली ज्यादा पैसे लेगा वो। तो जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे कोस्ट ऑफ डिगिंग बढ़ती जाएगी, क्योंकि खोदने वाले की रिस्क भी है, मेहनत भी है, जो भी है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि 150 रुपए तो है पहले मीटर के लिए, पहला मीटर 1 मीटर वो खोदेगा तो 150 रुपए लेगा जो भी लेबर है। वो क्या कह रहा है? राइजेस बाय ₹50 ईच, लेकिन जैसे जैसे वो सेकंड मीटर, थर्ड मीटर, तो वो 50-50 रुपए बढ़ाता जाएगा। यानी सेकंड मीटर की कितनी हो जाएगी? 150 तो थी, 50 बढ़ा दो 200। फिर उससे अगले मीटर की 3 मीटर खोदने की कितनी लेगा वो? 150 तो थी, और 200 तो थी सही, 50 और बढ़ा दो 250। तो फिर वो जो होगी 50-50 से बढ़ रही है, तो वैसे भी कॉमन सेंस लग गया होगा कि एपी तो बन रही है। कैसे करके आएंगे हम इसको एग्जाम में अगर आता है तो? हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर कितना है? कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी, क्या नंबर्स इन्वॉल्व करने अपने को? द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर कितना हो जाएगा? कितना गिवन है पहले मीटर का? 150, शुरुआती 150 से करी इसने, है ना? फिर कॉस्ट ऑफ डिगिंग, अगर मैं 2 मीटर कुआ खुदवाता हूं तो 1 मीटर का 150 तो लगेगा ही लगेगा, और 50 और बढ़ जाएगा। कितने पैसे लगेंगे टोटल? नहीं, गलत कर रहा हूं, सुनो। ये कॉस्ट ऑफ डिगिंग, अब इधर आप सीक्वेंस में चलो, अब आप इधर सीक्वेंस में चलो। ये पहला मीटर है, पहला मीटर खोदने का पैसा है 150।
दूसरा मीटर खोदने का पैसा है 200। टोटल 2 मीटर खोदने का पैसा नहीं है 200। दूसरा मीटर खोदने का पैसा टोटल, अगर 2 मीटर खोदने का पैसा 200 होता तो फिर तो घाटे में जा रहा है बेचारा। फिर तो 1 मीटर खोद दे तो ही 150 मिल रहे हैं उसको। 2 मीटर खोद के वो 200 क्यों लेगा? समझ रहे हो बात को? 1 मीटर के 150 तो अलग लेगा, दूसरे मीटर के पूरे 200 लेगा, 2 मीटर के 200 नहीं लेगा। समझ में आ रही है ना बात? क्लियर है ना? तो यहाँ पे सीक्वेंस से चलना है। फर्स्ट मीटर के 150 है, सेकंड मीटर के 200 हैं, और थर्ड मीटर के क्या हैं? 200 तो थे ही, 50 और जोड़ो। तो अब थर्ड मीटर की जो रेट है उसकी खड्डा खोदने की, वो है 250। ठीक है, और अपने को यही नंबर्स क्या रखने हैं, इन्वॉल्व करने हैं उसके अंदर, और चेक करना है कि एपी बनाते हैं या नहीं बनाते। एक और ले लेंगे तो 300 हो जाएगा ना। तो 150, 200, 250। उसने नहीं कहा टोटल कॉस्ट, उसने कहा है हर एक मीटर के बाद जो आपकी कॉस्ट आ रही है, जैसे फर्स्ट मीटर की कितनी आ रही है, सेकंड मीटर की कितनी आ रही है, वो नंबर्स एपी बनाते हैं कि नहीं बनाते। तो फर्स्ट मीटर की कॉस्ट कितनी आ रही है? 150। सेकंड मीटर की कॉस्ट कितनी आ रही है? 200। थर्ड मीटर की कॉस्ट कितनी आ रही है? 250। अब ये एपी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? A1, A2, A3, राइट? तो डी निकाल लो। A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। दैट मीन्स 200 माइनस 150 और 250 minus 200, which will come out to be 50 and 50. So the numbers involved in the given situation make an AP. ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब ये अगर एवरी मीटर की कॉस्ट हम मान के टोटल कॉस्ट कहता, तो पहली टर्म क्या होती? 150। उससे अगर अपन एपी बनाते तो पहली टर्म क्या होती? 150। दूसरी टर्म क्या होती? दूसरी टर्म का मतलब है 2 मीटर खोदने के बाद टोटल कॉस्ट। देखो, टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ डिगिंग एवरी मीटर दो अलग अलग बातें। कॉस्ट ऑफ डिगिंग एवरी मीटर यानी हर एक मीटर उस पोजीशन पे कितनी कॉस्ट लग रही है, तो वो तो ये थी 150, 200, 250। लेकिन मैं कहता हूँ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, तो 1 मीटर खोदने की टोटल कॉस्ट कितनी है? 150। 2 मीटर खोदने की टोटल कॉस्ट कितनी है? 150 और 200 यानी कि 350। भाई दो, 1 मीटर की 150 है तो 2 मीटर की कायदे से 300 होनी चाहिए थी, बट गहराई में चले गए तो वो कितनी लग रही है? 350 लग रही है। 3 मीटर की कितनी होगी? 150, 200 और 250 ऐड करो, 400 और 200, 600। क्या ये एपी बना रहे हैं क्या? ना। तो टोटल कॉस्ट नहीं बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ डिगिंग एवरी मीटर बनाएंगे। तो आंसर चेंज हो जाएगा सिचुएशन चेंज करके। क्लियर है? इसका आंसर देखो, यस या नो? देखो पीछे, यस या नो? तो इसका आंसर मस्ट बी यस। तो कहीं गलती से अगर आपने ये नंबर्स ले लिए तो आप आंसर नो मार्क करके आओगे। देखो उनका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा ना। समझ में आई के बात? डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 200 का डिफरेंस है, यहाँ 250 का या 300 का डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। तो ये वाली चीज एपी नहीं बनाएगी, बट ये वाली चीज एपी बनाएगी। ठीक है जी, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। तो 2 क्वेश्चन में एपी बन रही है, तो फीलिंग आ रही है कि इसमें नहीं बन रही होगी, क्योंकि 2 क्वेश्चन में नहीं बनाया रहा हूँ। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. What is the difference between compound interest and simple interest? ब्याज पे ब्याज, और सिंपल इंटरेस्ट जो ओरिजिनल अमाउंट था उसी पे ब्याज लेता है। हाँ, पक्का बनिया है ये, इसको सारी पता है, ब्याज बट्टे पता है सबको? ओके, चलो देखो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 10,000 रुपये अपन ने किसी को दिए, उस पर मान लो अपन 200 रुपये एक महीने का ब्याज ले रहे हैं। ठीक है, 200 रुपये ले लिया अपन ने ब्याज, तो अगले महीने का ब्याज भी 200 ही रहे, उससे अगले महीने का ब्याज भी 200 ही रहे, उससे अगले महीने का ब्याज भी 200 ही रहे। तो ये तो होता है सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या होता है? सिंपल। इसमें इंटरेस्ट सेम रहता है हर साल। इंटरेस्ट क्या रहता है? या हर महीने की महीने ले रहे तो हर महीने सेम रहता है, और हर साल की तरह ले रहे, जैसे बैंक में तो ईयरली इंटरेस्ट होता है, और अपन जो 2 रुपए सैकड़े में बाजार में जो रकम घूमती है वो महीने की महीने कैलकुलेट होती है उसकी इंटरेस्ट। तो वो उस हिसाब से महीने के महीने भी इंटरेस्ट सेम ही रहेगा। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जैसे मान लो एक महीने मैंने आपको पैसे दिए तो 10,000 रुपये दिए, तो एक महीने के बाद वो क्या हो गए? 10,200 हो गए। क्या हो गए वो? 10,200 हो गए। तो अगले महीने में अब इंटरेस्ट 10,000 रुपये नहीं लूंगा, 10,200 पे लूंगा, क्योंकि अगले महीने तक मेरी रकम आपकी तरफ ड्यू कितनी हो चुकी है? 10,200 हो चुकी है। इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैंने 10,000 पे तो लिया ही सही, उस 200 जो ब्याज था उस ब्याज पे भी एक्स्ट्रा ब्याज ले रहा हूँ मैं। ब्याज पे ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ब्याज पे ब्याज। क्लियर है? सिंपल सी भाषा में। ठीक है। तो
एक फिक्स लॉजिक याद रखो, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाता है, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है। तो कंपाउंड वर्ड सुनते ही पता तो है कि ये नहीं बनेगा, बट इसको आप साबित कैसे करेंगे, है ना। तो देखो 10,000 इनिशियली था, और आपको देखो अमाउंट ऑफ मनी यानी आपका पैसा कितना हो चुका है उसके टर्म्स लेने हैं, ब्याज के टर्म्स नहीं लेने। हालांकि ब्याज के टर्म्स लोगे तो भी वो कंपाउंड एपी तो नहीं बनाएगा, तो भी नहीं बनाएगा, तो भी नहीं बनाएगा, बट हमको लेने क्या है, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर साल कितना पैसा मेरे खाते में शेष बचा उसके मेरे को टर्म्स लेने हैं। तो इनिशियल अमाउंट कितना था, 10,000, बोलो इनिशियल अमाउंट कितना था, गिवन है ना 10,000। और अगर नहीं भी गिवन हो तो आप इसमें लेट द इनिशियल अमाउंट भी 10,000 लिख लेना, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें नहीं गिवन हो। तो इसमें तो गिवन है 10,000, ठीक है। अब ये सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन हो गया वो वैक्यूम पंप वाला, उसमें 10,000 में से मैं कुछ प्रोपोर्शन माइनस करता जा रहा था, इसमें बढ़ाता जाऊंगा। समझ में आ रही बात, उसमें से एयर निकल रही थी, इसमें पैसा ब्याज में जुड़ रहा है। इनिशियल अमाउंट 10,000 है, तो फर्स्ट ईयर का ब्याज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, तो पहले साल का ब्याज कितना लगेगा, 10,000 जो भी उसने रेट दे रखी है, क्या रेट दे रखी है, कहाँ है, 8%, तो 8/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी ₹800। तो ये पहले साल का ब्याज है। तो पहले साल के ब्याज के बाद एक साल के बाद आपकी रकम कितनी हो गई आपके खाते में, ठीक है, 10,000 जमा कराए थे, एक साल में 800 ब्याज मिलेगा। तो अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, अमाउंट रिमेनिंग इन द बैंक, पूरा लिखेंगे, अमाउंट रिमेनिंग इन द बैंक अकाउंट आफ्टर 1 ईयर। तो एक साल के बाद आपकी जो रकम हो गई 10,000, तो इनिशियली आपने डिपॉजिट किया ही था, 800 जुड़ गए, कितने हो गए 10,800। ओके, अब एक टर्म और बना लेते हैं ना, अब इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 10,000 पे ब्याज नहीं लगेगा, अब बची हुई रकम पे लगेगा, 10,800 पे ब्याज लगेगा, राइट। वही 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। तो अब की बार ब्याज लगेगा 8 8 जा 64, 864 रुपए। तो पहले ब्याज था 800 रुपए, अब की बार सेकेंड ईयर का ब्याज कितना है 864 रुपए। ये 64 रुपए एक्स्ट्रा क्यों मिला, उस 800 रुपए का ब्याज आप करके देख लो, 800 रुपए का ब्याज 8% 64 रुपए ही तो होता है। तो ये 64 रुपए एक्स्ट्रा क्यों मिला, क्योंकि पिछले ब्याज पे भी आपने ब्याज ले लिया, 800 पे भी आपने एक्स्ट्रा ब्याज ले लिया। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अब अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर द सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, इन योर बैंक अकाउंट, सबका बैंक अकाउंट खुला हुआ है, जरूरत नहीं पड़ती क्या, आफ्टर 2 ईयर्स, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स कितना हो जाएगा, पहले फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट कितना था 10,000, देखो बच्चों इनिशियल 10,000, पहले साल का इंटरेस्ट 800 लगा था, अभी हमने कैलकुलेट किया था, तो टोटल 10,000 और 800 मिलके 10,800 हो गया। सेकेंड ईयर अगेन हमने 10,800 पे इंटरेस्ट लगाया, वो 864 लगा था, अभी हमने कैलकुलेट भी किया था। तो अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद आप बैंक गए, आपने कहा कि कितना पैसा मेरे अकाउंट में, तो कितना बताएगा वो, इसको जोड़ दो तो 11,664 सही जोड़ा है क्या, ठीक है। अब चाहो Yes, तो sir. एक साल और कैलकुलेट कर सकते हो, 11,664 पे वापस 8% ब्याज लगाओ और फिर उसको ऐड कर दो, ठीक है। तो अभी अपन इनसे चेक करते हैं, अब कौन से टर्म्स से आपको चेक करना है एपी है या नहीं है, जो अमाउंट प्रेजेंट है अकाउंट में। तो इनिशियल कितना प्रेजेंट था, ये, एक साल के बाद कितना प्रेजेंट था ये, और 2 साल के बाद कितना प्रेजेंट था ये। तो आपको इन 3 टर्म से चेक करना है कि एपी बनती है कि नहीं बनती है। बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया उसने अमाउंट, अगर वो इंटरेस्ट कहता तो फिर मैं इंटरेस्ट से चेक करता, 800 864 और तीसरे साल का जो भी इंटरेस्ट लगना है, फिर मैं इंटरेस्ट वाले टर्म्स को लेता। लेकिन उसने क्या कहा, अमाउंट वाले टर्म्स लेने हैं आपको। तो 10,000 कॉमा 10,800 कॉमा 11,664, A1 A2 एंड A3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो डी निकाल देते हैं फटाफट से, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। तो A2 कितना था 10,800 माइनस 10,000, और A3 कितना था 11,664 माइनस A2 कितना था 10,800। तो माइनस करेंगे तो ये तो 800 आएगा, ये तो 800 आएगा, ये कितना आएगा 864। तो डी इज नॉट सेम,
फॉर द टू केसेस देयरफॉर इट विल नॉट मेक एन एपी। और अगर यही सिंपल इंटरेस्ट होता तो डी सेम होता, क्योंकि हर साल में ब्याज किस पे लगा था, इनिशियल अमाउंट पे लगा था 10,000 पे, तो हर साल 800 ही ब्याज बनता, हर साल मेरा ब्याज कितना बनता, 800 ही बनता। तो एडिशन जो होता वो 800 800 800 ही होता। जैसे पहले साल 10,000 रुपए, दूसरे साल जो है 10,800 रुपए, अब सेकेंड ईयर भी ब्याज 800 ही बना, तो तीसरे साल 10,000 11,600 रुपए, तो एडिशन 800 का हुआ, यहाँ पे भी एडिशन 800 का ही होगा, क्योंकि हर साल ब्याज इस रकम पे लग रहा है, तो इक्वल अमाउंट ऑफ ब्याज लग रहा है हर साल। तो सिंपल इंटरेस्ट होता तो यही प्रॉब्लम क्या कहती है कि यस इट इज एन एपी। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में फायदा है और सिंपल इंटरेस्ट में एक तरीके से उससे कम फायदा है। डिपेंड करता है कि पैसे दे रहे हो कि ले रहे हो। अगर ले रहे हो तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में घाटा है, फिर सिंपल मतलब लो तो सिंपल इंटरेस्ट में लो और दो तो कंपाउंड इंटरेस्ट में दो, एक साइकोलॉजी है ना। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्लीट होते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1, 5.2 एंड 3 में भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, उनको उन्हीं के साथ हम चेक करेंगे। ठीक है, क्या टाइम हो गया, बचा है टाइम थोड़ा बहुत, अभी थोड़ा बहुत टाइम बचा है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। छोड़ दो आज, क्या सर स्कूल में लेट हो जाता है, आज जल्दी छोड़ दो। कौन कह रहा है बात? अच्छा, कल स्टार्ट करें, चलो ठीक है कल स्टार्ट करते हैं। nth टर्म ऑफ एन एपी, फिर नया टॉपिक कल ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बीच में से समझाएंगे तो फिर कल वापस वही समझाना तो पड़ेगा। ठीक है, आज मजे करो। सेकेंड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कल दें, आज के लिए काफी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।